हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज के इस वीडियो में हम वर्ण के प्रकार जो हमारे दो रह गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको वर्ण का एक भेद बता दिया था, जो कि वो था हमारा ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब हम उन दो के बारे में और चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो दूसरा हमारा आता है कौन सा? दीर्घ स्वर। दूसरा हमारा आ जाता है दीर्घ स्वर। अब देखो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जो कि ह्रस्व स्वर, यानी कि ह्रस्व स्वर का मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि उसका मतलब कि बहुत कम समय लगता है उनके उच्चारण को। मतलब दीर्घ ह्रस्व स्वर में जो स्वर आते हैं उनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब दुगना, ठीक है, उसमें समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगना और उसमें समय लगता है उनके स्वर के उच्चारण करने में हमें। ठीक है, तो अब इसमें हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगे, ठीक है, या फिर मान लो कि अर्थात जो मात्रा काल लगे, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा समय लगे, उनको ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, जिसे लिख दे जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगे, अर्थात दो मात्रा काल लगे, उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अब हमारे ह्रस्व स्वर कौन से थे? अ, ई, उ, री, ये हमारे चार थे ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो इनसे थोड़ा और समय लगता है। अब दीर्घ स्वर में हमारे क्या कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वर हमारे होते हैं 7। ठीक है, ह्रस्व स्वर हमारे होते हैं 4, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, और दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7। ठीक है, जो कि मान लो ह्रस्व स्वर से थोड़ा और ज़्यादा समय लगे, यानी कि दुगना समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब थोड़ा लंबा ही होता है ना? दीर्घ का मतलब थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो उससे आप समझ जाओगी। उसके बाद में हमारा आता है तीसरा, जो कि है हमारा प्लुत स्वर। और इसमें कोई आप स्टूडेंट वगैरह कोई देखना चाहो तो ध्यान से देख सकते हो। इसको हम प्लुत स्वर ही बोलेंगे। मतलब बच्चों ने कहा था कि मैम ये प्लुत नहीं होता, कुछ और ही होता है, लेकिन जहाँ तक है ये वहाँ तक ये प्लुत ही स्वर होता है। ठीक है, तो इसमें आगे ध्यान रखिए आप लोग। अब प्लुत स्वर देखो क्या होते हैं कि प्लुत स्वर वो होते हैं कि जो मतलब स्वरों के उच्चारण में नहीं आते वो। ठीक है, क्योंकि इनको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है ना? इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो अब देखो प्लुत स्वर में क्या होता है कि जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जो कि हमारे स्वरों में वो नहीं आते, केवल उच्चारण के हिसाब से ही वो हमारे व्यंजनों के बीच में वो आ जाते हैं। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ कि जब किसी
जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, तिगुना समय लगे, उन्हें हम पलुत स्वर कहते हैं। ठीक है। अब इनमें देखो क्या आता है, जैसे हम बोलते हैं जैसे ओम। ठीक है, तो ओ तो हमारा है जो कि स्वर में आता है। ठीक है, तो ओम, अब उसके बीच में हमारा जैसे मान लो ऐसा कोई आ जाता है, मान लो उस पलुत का यही हमारा एक निशान होता है, चिन्ह होता है ये। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं ओम, तो ये उसके बीच में ये आता है, जैसे ये देखो ओम, यानी कि बोलने में, यानी कि इसके उच्चारण में ये आपको मिलेगा, ना कि कहीं वैसे देखने में ये मिलेगा। ठीक है, केवल उच्चारण के समय ही ये आता है। ठीक है, जैसे मान लो भाषा को मंत्र होता है, जो ये संस्कृत वगैरह में होते हैं ना मंत्र, आपके ओम वगैरह ये संस्कृत के ही होते हैं आपके मंत्र। ठीक है, तो उन्हीं में ये आपके यूज में आते हैं उच्चारण के द्वारा। ठीक है, ओम हो गया। अब जैसे हम राम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से ये उसमें दिखते हैं, लेकिन ये स्वरों में आपके नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम स्वर जो है हमारे, जो हम स्वर बोलते हैं, यानी कि उनके उच्चारण का क्या क्या स्थान होता है, वो कहाँ कहाँ से निकलते हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसे स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी कि जो उच्चारण हो रहे हैं वो कौन से स्थान से, कौन से हमारे शरीर के जो अंग है मुख से, वहाँ से छू के वो निकलते हैं। ठीक है, तो पहले देखो जैसे ए आ, ये दोनों जो स्वर है वो कहाँ से निकलते हैं, हमारे कंठ से। कंठ तो आप जानते ही हो ना, कंठ से हमारे ये निकलते हैं। उसके बाद में आता है हमारा छोटा ई और बड़ा ई, यानी कि ई और ई, ये हमारे निकलते हैं तालु से। तो तालु आप जानते हो, जो हमारी जीभ होती है उसके विपरीत में, यानी कि सामने जो है ऊपर की तरफ हमारे। ठीक है, यानी कि दांतों के ऊपर वाले दांत होते हैं ना, उनके पास में जो होते हैं, जो मतलब थोड़े बहुत से खड्डे से बने हुए होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं हम तालु। फिर आता है हमारा ऊ, ऊ। ठीक है, ऊ और ऊ ये कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं हमारे ओष्ठ से। ओष्ठ में क्या होता है, जैसे मान लो ओष्ठ में क्या होता है कि हमारे जो मान लो होठ होते हैं उनके बीच से ये निकलते हैं, जैसे ऊ, यानी कि दोनों होठों के बीच से ये स्वर हमारा निकलता है। ठीक है, फिर हमारा आता है री, तो री हमारा निकलता है मूर्धा से। ठीक है, मूर्धा जो हमारा तालु होता है, मैंने अभी जो बताया था, तो तालु के थोड़ा ऊपर और है, जहाँ पे एकदम समतल से थोड़ी होता है ना, वो होता है हमारा मूर्धा। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है ए और ए, ये हमारे निकलते हैं कंठ और तालु, यानी कि इन दोनों से निकलते हैं, कंठ और तालु इन दोनों से मिलकर ये निकलते हैं। उसके बाद में हमारा आ जाता है ओ, औ। ठीक है, ये दोनों हमारे निकलते हैं कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, ये छोटी आती है इसमें, हाँ, कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से, ये दोनों स्वर हमारे कंठ और ओष्ठ से मिलकर निकलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि अयोग्यवाह के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनमें हमारे स्वर थे 13 है, जिनको हमने मूल में लिया था 11 है, और जो अंग और अह था जो कि इस वर्णों के हिसाब से वो स्वरों में नहीं आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनको कहाँ रखा गया है। तो जो अब हमारा अयोग्यवाह है, अयोग्यवाह है, उन दोनों को इसमें रखा गया है। ठीक है, तो पहला हमारा जैसे मान लो
अ है अंग, ठीक है। तो इससे हमारा होता है अनुस्वार, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अनुस्वार। फिर हमारा आता है अ है, जो कि हमारा आ जाएगा विसर्ग में, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि ये दोनों जो स्वर है वो नहीं तो स्वर में आते हैं और न ही वो व्यंजन में आते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ना ही ये स्वर में आएंगे ना ही ये व्यंजन में आएंगे। हाँ, इतना है कि ये मतलब अपनी अपनी मात्राएं रखते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये दोनों अपनी अपनी मात्राएं रखते हैं जो कि विभिन्न व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जो व्यंजन है मैं आगे पढ़ाऊंगी उनके साथ में ये प्रयोग में आते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से व्यंजन और स्वर में नहीं आते हैं। केवल इनकी ये अपनी मात्राएं रखते हैं कहीं भी, ठीक, व्यंजनों में, जो कि उसके साथ में ये प्रयोग में आते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और पलुत स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जो कि ह्रस्व स्वर से थोड़ा और समय लगे, यानी कि उससे थोड़ा दुगना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे 4 और दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7। तो दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों मिलकर 11 स्वर बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कंप्लीट है। फिर आता है हमारा पलुत स्वर। तो ये पलुत स्वर ही होगा, किसी को अगर डाउट हो तो वो और कहीं जाके देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कहीं भी देख सकता है वो। तो इसमें पलुत स्वर ही होगा, जो कि इसमें क्या होता है कि ये ह्रस्व स्वर से भी तिगुना समय लेते हैं ये, ठीक है, जो कि मतलब स्वरों में नहीं गिने जाते, ये केवल उनके उच्चारण में ही ये काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं वर्णों का, वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, हमारे को मुख्य कौन से स्थान से वो आ रहे हैं। तो मैंने बताया अ और आ जो कि आते हैं हमारे कंठ से, ई और ई जो कि आते हैं हमारे तालु से, उ और ऊ जो कि हमारे आते हैं ओष्ठ से, री जो हमारा है वो आता है मूर्धा से, ए और ए जो कि आता है हमारा कंठ तालु से, यानी कि दोनों से मिलके, और ओ और औ ये आता है हमारा कंठ और ओष्ठ से, ठीक है। जिनमें हमारे और स्वर में हमारे वो 2 रह गए थे अंग और अह, उनको अयोगवाह में रखा गया है, और अंग का मतलब होता है अनुस्वार और अह में होता है विसर्ग, ठीक है। तो ये दोनों विशेष रूप से व्यंजन में नहीं आते और ना ही ये स्वर में आते हैं, केवल ये अपनी अपनी मात्राएं रखते हैं, ठीक है, और व्यंजनों के साथ में ये प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वीडियो अच्छा लगा तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अपने दोस्त वगैरह जो भी है तो व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर भी करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।